Good evening, I'm Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I'm going to teach you political science for class 10th, chapter 1st, power sharing, part 2. I have discussed about the event of Belgium and Sri Lanka in part 1 of chapter 1st, and today I am going to discuss about the topic of majoritarianism in Sri Lanka, means Sri Lanka में बहुमत, and it became independent country in 1948. The democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish single supremacy and took following measures. About Sri Lanka, we have discussed which community was in majority and which community is in minority. कौन सी कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी? तो सिंहला स्पीकिंग communities are in majority in Sri Lanka, and Tamil speaking community in Sri Lanka is in minority. जो तमिल स्पीकिंग करते थे उनकी संख्या कम थी श्रीलंका में, और जो सिंहला स्पीकिंग करते थे उनकी संख्या ज़्यादा थी. और जब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना या वहाँ जो गवर्नमेंट बनी, तो 1948 में चूँकि श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, हमारा देश 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, हमारे देश भारत के 1 साल बाद श्रीलंका को आज़ादी मिली. और जब आज़ादी मिली तो यह जो गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसने बड़ी ही जो उसमें मेजॉरिटी वाली सरकार, मेजॉरिटी जिस कम्युनिटी की थी, सिंहला कम्युनिटी की थी, जो सिंहला लैंग्वेज बोलते थे, उनके अनुसार, उनके फेवर में गवर्नमेंट की पॉलिसियां बनी. और जो अल्पमत में थे, जो मिनोरिटी में थे, जिनकी संख्या कम थी, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया. एंड वी कैन से फॉलोइंग steps were taken at that time. First, in 1956, an act was passed that English was replaced as the country's official language by Singhala only. जब 1956 में एक्ट पारित किया गया, तो उस एक्ट में यही चर्चा की गई कि इंग्लिश को हटा के सिंहला लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज, या कंट्री की ऑफिशियल जो भी है लैंग्वेज, सिंहला ही लैंग्वेज केवल रखा जाए. उसमें स्पष्ट तौर पे इसकी चर्चा की गई. उसमें यह चर्चा नहीं की गई कि तमिल एंड सिंहला लैंग्वेज दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया जाए. तो बिल्कुल ही यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि सिंहला स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी उसको डोमिनेट किया गया, उसका पूरा ध्यान दिया गया. और जो अल्पमत में जो कम्युनिटी थी, जो समुदाय अल्पमत में था, जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग जो अल्पमत में थे, या जो उनका जो सिंहला स्पीकिंग के जो धर्म थे बौद्धिस्ट, उसका भी ध्यान दिया गया. और तमिल जो स्पीकिंग करने वाले थे, जो हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, कुछ क्रिश्चियन थे, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया. सेकेंड, द गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स. The government servants and the teachers of university and lecturers of university was appointed by the Sinhala communities or Sinhala speaking communities. अब इस तरह की जब जिस देश में चर्चा की जा रही है, जहाँ का गवर्नमेंट, जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ की सरकार केवल बहुसंख्यक का ध्यान देगी, अल्पमत का बिल्कुल नहीं ध्यान देगी, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ की स्थिति क्या हो सकती है. तो इस तरह के स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए. एंड थॉट्स जो किया गया, यहाँ पे जो सीरीज गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कि ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी सुधार किया गया कि जो श्रीलंका है, जो श्रीलंका जो कंट्री है, वह एक बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी और बुद्धिज़्म की बात करेगी. बुद्धिज़्म
बुद्ध धर्म के संरक्षण सरकारी संरक्षण के अंतर्गत रहेंगे। तो श्योरली वी कैन से श्योरली द कॉन्फ्लिक्ट वुड बी हैपेंड बिटवीन द सिंहला एंड तमिल। तो रिजल्ट क्या हुआ कि द श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, and by 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil state in north eastern श्रीलंका। तो जब श्रीलंकन तमिल है, बिल्कुल उनको नेचुरली दे फील दैट दे वेर एलियन, दे वेर फॉरेनर in their own country, or they did not get the political right, they cannot protect their language, they cannot protect their culture। तो जब इस तरह की बातें आएंगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। तब उन्होंने 1980 से अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को संगठित करना शुरू कर दिया और उन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया। क्या डिमांड किया कि एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम बनाया जाए, और वो भी कहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में। एंड सिंस 23 जुलाई 1983 there has been off and on civil war, and over 70,000 people have been officially listed as killed in war since 1983। और 1980 से स्थिति यह हो गई कि लड़ाइयाँ शुरू हुई, और इस लड़ाइयों में लगभग 70,000 लोग ऑफिशियल लिस्टेड हैं कि मारे गए। इस लड़ाई में हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो अपने प्रधानमंत्री के दौरान उन्होंने भारत से भी शांति सेना भेजी थी श्रीलंका में उस लड़ाई को शांत कराने के लिए, जो LTT बना था, लिबरेशन तमिल टाइगर इलम। तो चूँकि श्रीलंका में कुछ साउथ के भी थे जो जाके वहाँ पे श्रीलंका के जो तमिल थे, तो जो इंडियन तमिल थे जिसकी चर्चा हमने पार्ट फर्स्ट में की है, तो ये सभी मिलकर, दोनों दल मिलकर उस सिंघल स्पीकिंग से कॉन्फ्लिक्ट करते थे, और विद्रोह यह बहुत बृहद स्तर पे चला, और इस विद्रोह के चक्कर में यह स्थिति आई कि वहाँ पे बहुत सी जानें गई और बहुत लोग मरे। तो यानी श्रीलंका की स्थिति आई हैव टोल्ड अबाउट इन दिस टॉपिक, और पावर शेयरिंग की स्थिति क्या थी श्रीलंका में, इसको हमने समझ लिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में क्या स्थिति है, क्या वहाँ पे पावर शेयरिंग की का पोजीशन है, उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, द बेल्जियम लीडर टुक ए सेपरेट पार्ट टू सॉल्व द एथनिक प्रॉब्लम। Between 1970 to 1993, the constitution was amended 4 times. Following steps were taken to accommodate people to belonging to different origin। चूँकि पावर शेयरिंग किस तरह से किया गया श्रीलंका में, इसे हमने देखा, और इससे एक अलग रास्ता हटकर बेल्जियम में भी पावर शेयरिंग को सॉल्व करने का प्रयास किया गया, और उनका जो तरीका था वह बिल्कुल अलग था। और इसके लिए बेल्जियम जो सरकार थी उसने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया, और उन 4 बार संशोधन करने के लिए वह शांति तरीके से, ताकि हमारा कोई सिविल वार न हो, हमारे देश में कोई इस तरह से किसी अल्पमत या बहुमत की जो लड़ाई हो, कोई मेजॉरिटी जो हो मिनॉरिटी को वह क्रश न करे, ऐसा माहौल न पैदा हो। इस तरह की बात बेल्जियम सरकार के दिमाग में थी। ओके, विच टाइप ऑफ स्टेप्स वेर टेकन टू एकोमोडेट इन बेल्जियम? फर्स्ट, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फॉर बोथ द ग्रुप्स। देयर वेर 2 large group, we can say Dutch speaking and French speaking. Dutch speaking, I have told you, in the countryside they are in majority, but in the capital of Belgium, we can say in Brussels, there were very minority group of Dutch speaking। तो जो डच स्पीकिंग 54% थे, उनकी संख्या 20% हो गई थी। जो 42% थे फ्रेंच स्पीकिंग, उनकी संख्या 80% हो गई थी वहाँ के कैपिटल में। इस तरह की बात हमने
पार्ट 1 के वीडियो में चर्चा की है। और इफ़ यू डिड नॉट वॉच द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, you surely watch this video, then you able to understand everything. okay, तो इसमें जो डच, दो तरह की जो कम्युनिटी थी, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, तो इन दोनों कम्युनिटी से, दोनों ग्रुप से सेंट्रल जो असेंबली है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें बराबर मिनिस्टर रखे जाएं, इस तरह का अमेंडमेंट बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। सेकंड क्या किया गया, तो मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर, जैसे कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनकी अलग सरकार है, सेंटर की अलग सरकार है, उस तरह से बेल्जियम में भी है। तो चूंकि दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक एकात्मक होती है, एक संघात्मक होती है। तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था यानी फेडरलिज्म कहा जाता है, जिसे हम वी विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फेडरलिज्म की व्यवस्था यही होती है कि पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही सेंट्रल और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपने को सबऑर्डिनेट ना समझे सेंट्रल का। तो इस तरह की चीज़ें फेडरलिज्म की तरह बेल्जियम में भी किया गया, और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पावर दिया गया और वो अपने को सबऑर्डिनेट न समझे और अपने पावर का, अपनी शक्तियों का वह खुलकर प्रयोग कर सके और किसी भी चीज़ के लिए उसे डिपेंड ना रहना पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट पे। थर्ड, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। जो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मीन्स डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों में से बराबर डच स्पीकिंग बोलने वाले और फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो दोनों के चुने हुए सदस्य थे, जो जैसे हम लोग के यहाँ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो उसी तरह से बेल्जियम में भी होता है। तो जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हों, जो सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव हों, तो दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डच और फ्रेंच के बराबर होने चाहिए। इस तरह की बात कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा की गई। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देखा है, तो यहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि एक कम्युनिटी के, जैसे कि डच है, तो उन लोग का एक अलग अलग 3 कम्युनिटी बना दी गई, डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी और जर्मन कम्युनिटी। उसमें एक ही लैंग्वेज के लोग होंगे और वो अपने जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट या फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट या जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बहुत अल्पमत में है, तो वो लोग अपने लैंग्वेज का, अपने एजुकेशन का या अपने कल्चर का पूरा ध्यान देंगे और उनके पास भी पावर होगा पूर्ण रूप से। इस तरह की गवर्नमेंट की स्थापना वहाँ पे की गई। अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो जो डच स्पीकिंग मेंबर है या मिनिस्टर है तो वह किस क्षेत्र का रहने वाला है। इट डिड नॉट मीन्स एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेयर डज ही लीव और विच टाइप ऑफ प्लेस डज ही लीव, किस स्थान से आता है, कहाँ का आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसकी स्पीकिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग बोलने वाले लोग, जो डच स्पीकिंग हो, जो फ्रेंच स्पीकिंग हो और जो जर्मन स्पीकिंग हो, इनकी अलग से गवर्नमेंट बनाई गई। ओके, आउटकम एंड लेसन्स, इससे क्या हम लोग को मिलता है? जो पावर शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जगह हुआ है, श्रीलंका में भी हुआ है, बेल्जियम में भी हुआ है, बट इन श्रीलंका सॉल्यूशन हैज़ लेड अ सिविल वार। जो वहाँ पे सॉल्यूशन उसका सिविल वार हुआ है, सिविल वार करने की कोशिश की गई है वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ की कम्युनिटी के द्वारा, और वहाँ की जो तमिल्स हैं उन्होंने
सिविल वार किया और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उस तरह से बेल्जियम में देखा जाए तो बेल्जियम गवर्नमेंट अवॉइडेड द सिविल वार, वह हमेशा सिविल वार से बचकर सभी समुदायों का, सभी कम्युनिटी का, सभी लैंग्वेज वालों का ध्यान दिया गया। तो इस तरह से दो तरह के हमने कंट्री में दो तरह की पावर शेयरिंग देखी, श्रीलंका की जहाँ पे बिल्कुल लड़ाई और मारपीट, खून खराबा और बहुत से लोग मारे गए, और बेल्जियम जहाँ से बुद्धिमानी पूर्वक, चतुराई पूर्वक वहाँ पे सभी का ध्यान देते हुए वहाँ की सरकार ने किया। तो इस तरह का दो एग्जाम्पल हमने पढ़ा। नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ व्हाई द शेयरिंग ऑफ पावर इज डिजायरेबल, क्यों पावर ऑफ शेयरिंग डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है। We will discuss in next video, and if you feel any problems, give comment in my comment box. Thank you.